अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हर मुल्क के सेंट्रल बैंक के साथ ये इख्तियार होता है कि वो जितनी भी करेंसी को प्रिंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आखिरकार पाकिस्तान जैसे मुल्क जो हर तरफ से कर्जों ने घेरा हुआ है और हर दफ़ा IMF का दरवाज़ा खटखटाता है, तो आखिरकार पाकिस्तान क्यों ज़्यादा पैसे प्रिंट नहीं करते ताकि मुल्क से ये गरीबी ख़त्म हो जाए और अनलाइटर नोट IMF का जो कर्जा है वो उनकी मुंह पे मारे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि आखिरकार इसके पीछे कौन सी रीजंस है कि पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ये स्टेप नहीं ले सकता। अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली अभी करें ताकि आइंदा भी इस किस्म के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिले। पहले जमाने में जब करेंसी नोट्स नहीं हुआ करते थे तो लोग आपस में तिजारत बार्टर सिस्टम के जरिए करते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास टमाटर है और दूसरे बंदे के पास प्याज है, तो आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया करते थे और इस तरीके से अपनी जरूरतें पूरी करते थे। लेकिन जब आप बड़े पैमाने पर तिजारत किया करते थे तो ये इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये जो टमाटर थे वो तो 2-3 दिन में खराब हो जाते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आप ये चावल के साथ या आटे के साथ एक्सचेंज करना चाहते हो तो वो तो लॉन्ग टर्म तक स्टोर किया जा सकता है, तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं था ये बार्टर सिस्टम। तो फिर इसके बाद लोगों ने मेटल कॉइन से ट्रेड करना शुरू किया और इसमें गोल्ड कॉइन्स जो थे वो पॉपुलर थे। तो जब आप कुछ चीजें खरीदना चाहते थे तो उतनी वैल्यू वो आप गोल्ड के जरिए पे करते थे। बहुत अरसे के लिए ये सिस्टम चला आ रहा था कि 1154 में चाइना वालों ने एक बैंक बनाया। लोग उस बैंक में अपना गोल्ड जमा करते थे और उसके बदले बैंक से एक खास किस्म के नोट वसूल करते थे। वो नोट जो थे वो गोल्ड की वैल्यू के बराबर बनाया करते थे। अब अगर हुकूमत ऐसा करे कि वो ज्यादा पैसों को प्रिंट करे तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा और ये तबाही का बाइस बनेगा, क्योंकि इन पैसों की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये वैल्यू तो तब बनती है कि जब आपके मुल्क में कोई गोल्ड या कोई और प्रोडक्शन हो रहा हो। मिसाल के तौर पर आज बैंक वाले ज्यादा पैसे प्रिंट करें तो फिर सब लोगों के साथ ज्यादा पैसे आएंगे और फिर ये मार्केट में जाएंगे और जो कुछ वो खरीदना नहीं चाहते थे पहले तो अब वो खरीदेंगे। तो इस वजह से इन चीजों का डिमांड बढ़ जाएगी और दुकानदार फिर इसका रेट जो है वो महंगा करेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ गई और सप्लाई वही की वही है। एक और मिसाल से आपको समझाते हैं कि फॉर एग्जांपल आप अपना मोबाइल बेचना चाहते हो 1000 रुपए पे और आपके पास 500 खरीदार आएंगे कि ये मोबाइल मुझे दो, तो फिर आप इस सिनेरियो में क्या करोगे? आप अपने मोबाइल का जो वैल्यू है ये बढ़ाओगे, आप इसका जो प्राइस है 5000 तक बढ़ाओगे। फिर भी अगर ज्यादा कस्टमर आ जाए तो फिर आप उस सिनेरियो में ये करोगे कि इसकी जो प्राइस है और बढ़ाओगे और ये आप 10,000 तक ले जाओगे। जब आप ये 10,000 पे भेजोगे तो फिर आपके पास कम कस्टमर होंगे और आप उसी पे वो बेच सकते हो। तो अगर हुकूमत भी ज्यादा पैसे प्रिंट करे तो फिर सब लोग अमीर हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली चीजों की प्राइस बढ़ जाएगी। पहले अगर आप एक चीज को 100 रुपए पे खरीद देते तो अब आप उस चीज को 200 रुपए पे खरीदोगे। और जो हमारे पास करेंसी नोट्स होते हैं उनकी तो अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, ये तो हम वैल्यूएबल बनाते हैं जब ये किसी चीज के साथ कंपेयर करते हैं। इसकी वैल्यू तब बढ़ती है जब हमारे मुल्क में कोई गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा हो। अब बात करते हैं कि मुल्क पे क्या असर पड़ेगा जब उसकी हुकूमत ज्यादा पैसों को प्रिंट करे। इन्फ्लेशन, अगर हुकूमत ऐसा करे कि ज्यादा पैसों को प्रिंट करे तो फिर इससे इन्फ्लेशन आएगा, यानी महंगाई होगी, लोगों के साथ ज्यादा पैसे होंगे और मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज है वही सेम रहेगा। इसका मतलब यह है कि लोगों के साथ ज्यादा पैसे होंगे और वो फिर मार्केट में आएंगे और ज्यादा चीजें खरीदेंगे, तो फिर इन चीजों का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी और जब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो दुकानदार लोग जो है फिर वो प्राइसेस बढ़ा देते हैं और फिर इससे महंगाई आएगी, फिर आप ज्यादा पैसों से कम चीजें खरीदोगे और इस लिहाज से मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं डिक्रीज इन वैल्यू, यानी जब किसी मुल्क में महंगाई आती है तो फिर उनकी करेंसी जो है वो अपनी वैल्यू को खो देती है, क्योंकि आप ज्यादा पैसे खर्च करेंगे जब आप कोई चीज खरीदना चाहते हो।
लोग इस करेंसी पे यकीन नहीं करेंगे और ये अपने साथ जमा भी नहीं करेंगे क्योंकि टाइम के साथ डिवैल्यू हो जाती है। तो फिर इस वजह से लोग एक स्टेबल करेंसी को प्रेफर करते हैं, यानी वो डॉलर और यूरो को खरीदते हैं और अपने साथ जमा करते हैं। और जब ज्यादा लोग फॉरेन करेंसी को विथहोल्ड करते हैं तो फिर इससे जो अपनी करेंसी है वो और भी डिप्रिशिएट हो जाती है और फिर लोगों के लिए मुश्किल होता है कि इवन वो अपनी करेंसी से अपने लिए एक ब्रेड भी खरीदे। और इसकी रियल एग्जांपल्स हमारे पास जिम्बाब्वे और वेनेजुएला के हैं क्योंकि उन लोगों ने ज्यादा करेंसी को प्रिंट किए थे और जब कोई चीज खरीदना चाहते थे तो उसके लिए बोरियों में पैसे ले जाया करते थे। और इवन जिम्बाब्वे वालों ने तो हद ही क्रॉस किया था क्योंकि उन लोगों ने 100 ट्रिलियन का नोट्स भी छापे थे, लेकिन उसने भी जिम्बाब्वे की डूबती मईशत को नहीं बचाया। और आखिरकार 2009 में उन लोगों ने अपनी करेंसी को अबैंडन किया ताकि अभी जो ये करेंसी जो है वो किसी चीज के काबिल नहीं है। उन लोगों ने यूएस डॉलर और दीगर करेंसियों में अपना ट्रेड और डेली ट्रांजैक्शन शुरू किया। तो फिर उसके बाद उनकी जो करेंसी है वो कुछ हद तक स्टेबलाइज हो गई और इन्फ्लेशन कुछ हद तक कंट्रोल हुआ। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी करेंसी मजबूत हो और ये डिवैल्यू ना हो और मुल्क में इन्फ्लेशन भी ना हो तो फिर आपके सेंट्रल बैंक को चाहिए कि वो ज्यादा करेंसी को प्रिंट करने से गुरेज करे और साथ में आपके सेंट्रल बैंक्स को इंडिपेंडेंट रखे ताकि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से दूर रहे। फिर आपकी करेंसी एक स्टेबल करेंसी मानी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।